नमस्ते प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं टारगेट T20 सीरीज का जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6। यानी कि इससे पहले हम जीएस के ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको अकेडमी विद अखिलेश यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और सभी साथियों को एक डाउट आ रहा है कि आपकी क्लासेस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो हमारे जो क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ आपको अकेडमी विद अखिलेश नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लें और उसी में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ टाइम के साथ मिलती रहेगी। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको समय के साथ क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यानी क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे। यानी बिंबिसार जो थे वो निम्नलिखित में से इनमें से कौन से वंश हैं जो जिसके ये संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए है नंद वंश, ऑप्शन नंबर बी है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी है हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर डी है गुप्त वंश। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमसे पूछा गया है बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी हर्यक वंश के बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। यहां दे रखा है बिंबिसार ने हर्यक क्या है, बिंबिसार ने हर्यक वंश किसकी, हर्यक वंश की स्थापना की थी। और कब की थी। तो इसका शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। यानी कि जो इसका कार्यकाल था या शासनकाल था वो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहा है। उसके बाद है बिंबिसार ने गिरिब्रज यानी राजगृह को अपनी पहली राजधानी बनाया था। यानी जो राजगृह थी वो बिंबिसार ने अपनी पहली राजधानी बनाया था। उसके बाद है उन्होंने अंग राज्य पर कब्जा किया था। बिंबिसार ने किस राज्य पर कब्जा किया था, वो अंग राज्य पर कब्जा किया था। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था, अजात शत्रु। यानी बिंबिसार का जो पुत्र था उसका नाम था अजात शत्रु, इनके पुत्र का नाम था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमसे पूछा गया है आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद संख्या में थे। हमसे महाजनपदों की संख्या पूछी गई है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, वो थी 16। यानी कि 16 महाजनपद थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है 18। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 महाजनपद थे। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अगुंतर निकाय। यानी कि इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है, वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ अगुंतर निकाय में देखने को मिलती है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद यहां पर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अंग, और नंबर 2 है मगध, नंबर 3 है काशी, नंबर 4 है वज्जी, नंबर 5 है वत्स, नंबर 6 है अवंती, नंबर 7 है कौशल, नंबर 8 है पांचाल, उसके बाद है मल्ल, नेक्स्ट है कुरु, उसके बाद है चेदी, नेक्स्ट है कंबोज, उसके बाद देखेंगे मत्स्य, उसके बाद है सूरसेन जिसकी राजधानी कहां थी, इसकी राजधानी थी वो थी मथुरा में। उसके बाद है गांधार, उसके बाद है अस्मक। तो सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या
एक बार इसे मतलब पीडीएफ को या बाद में भी देख सकते हैं। आपको ये पीडीएफ अकेडमी विद अखिलेश नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो सभी साथी बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर है वो करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? ऑप्शन नंबर ए है हीनयान, ऑप्शन नंबर बी है दिगंबर, ऑप्शन नंबर सी है लिंगायत, ऑप्शन नंबर डी है वज्रयान। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा? जैन धर्म का एक संप्रदाय है वो है दिगंबर। क्या है? दिगंबर। इसका बी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर जैन धर्म का एक संप्रदाय है। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, यानी कि जैन धर्म के प्रमुख कितने संप्रदाय थे? वो थे दो, एक था दिगंबर, दूसरा था श्वेतांबर। क्या था? एक था दिगंबर और दूसरा क्या था? श्वेतांबर। दिगंबर समुदाय के क्या है? दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्र नहीं पहनते थे, यानी दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो क्या नहीं पहनते थे? वो वस्त्र कपड़े नहीं पहनते थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है कि किसको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे? मतलब जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे। और किस धर्म से संबंधित थे? वो थे जैन धर्म से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, यानी कि प्रथम तीर्थंकर वो कौन थे? वो थे ऋषभदेव थे। दिगंबर समुदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्न रहते थे, यानी कि ये किसके लिए नग्न रहते थे? कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, मतलब मोक्ष को प्राप्त करने के लिए नग्न रहते या वस्त्र धारण नहीं करते थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी है हिंदू धर्म। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इनकी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इनकी जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद या जिले के माउंट आबू पर स्थित है, यानी कि ये दिलवाड़ा मंदिर वो कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य के कौन से जिले में? सिरोही जिले में या जनपद में माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है, यानी दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कितने मंदिरों का समूह है? तो ये 5 मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य राजवंश के शासन काल में हुआ था। इसका मतलब ये निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो हुआ था वो चालुक्य राजवंश के शासन काल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी है अनंतनाथ, ऑप्शन नंबर सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी है ऋषभदेव। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि हमारे जो 24वें तीर्थंकर थे वही जैन धर्म के अंतिम या लास्ट तीर्थंकर थे। तो वो कौन थे? वो थे कौन? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव कौन से नंबर के थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। उसके बाद अनंतनाथ कौन से नंबर के थे? तो अनंतनाथ जो थे जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर थे। उसके बाद पार्श्वनाथ, इन ये कौन से नंबर के थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। यानी कि ये 4 तीर्थंकर हैं, ये हमेशा हमें याद रखना है। इनकी इनसे हमेशा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, यानी इनसे संभावना सबसे ज्यादा रहती है। यानी हमें 24 तीर्थंकर की जरूरी नहीं है, लेकिन ये 4 हमें याद है तो हमें क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी। इनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थानीय प्लेस पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए है मगध, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है वैशाली, ऑप्शन नंबर डी है सारनाथ। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो पूछा गया, हमसे पूछा गया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो वैशाली स्थान पर हुआ था। कहां पर? वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। इसका सी आंसर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। कहां हुआ था? कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार नामक स्थान पर हुई थी। कहां पर हुई थी? पावापुरी बिहार नामक स्थान पर हुई थी 468 ईसा पूर्व में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फाइकस रिलीजियोसा को वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बबूल, ऑप्शन नंबर बी है साल का वृक्ष या साल का पेड़, ऑप्शन नंबर सी है नीम, ऑप्शन नंबर डी है पीपल। यार यहां पर दे रखा है ये साल, ये कोई मतलब वर्ष वाला साल नहीं है, एक वृक्ष होता है जिसका नाम साल होता है। इसका करेक्ट आंसर हमसे पूछा गया क्या हो जाएगा? यानी कि भारत में फाइकस रिलीजियोसा को वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपल। पीपल को फाइकस रिलीजियोसा के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। पीपल का वानस्पतिक नाम फाइकस रिलीजियोसा है। यह पेड़ भारत, नेपाल, श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? भारत में पाया जाता है, नेपाल है, उसके बाद श्रीलंका में, चीन में और इंडोनेशिया में यह पाया जाता है। बबूल या फीकर का वानस्पतिक नाम आकाशिया नीलोतिका है। यानी कि बबूल का क्या नाम है? इसका वानस्पतिक वो है आकाशिया नीलोतिका। क्या है? नीलोतिका। नीम का वानस्पतिक नाम अजाड्रेक्टा इंडिका है। क्या है? नीम का वानस्पतिक नाम अजाड्रेक्टा इंडिका है। साल के वृक्ष का या पेड़ का वानस्पतिक नाम सोरिया रोबस्टा है। क्या है? सोरिया रोबस्टा है। जैसे कि मटर के पौधे का मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। क्या है? पाइसम सैटाइवम। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है वर्ष में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? यहां पर ऑप्शन नंबर ए है शिलोंग, ऑप्शन नंबर बी है नागपुर, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि हमसे पूछा गया किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक या सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिलोंग में। कहां होती है? शिलोंग में। भारत और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मासीनराम गांव में दर्ज की गई है। इसे बादलों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन हमसे यहां पर इन ऑप्शन में पूछा गया था, इस वजह से हमने यहां शिलोंग लगाया है। भारत और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मौसीनराम गांव में दर्ज की गई है। इसे बादलों की भूमि कहा जाता है। यानी कि मेघालय को क्या कहा जाता है? बादलों की भूमि। यानी कि यहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है, इस वजह से इसे बादलों की भूमि कहा जाता है। मौसीनराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य की पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित एक गांव है। क्या है? एक गांव है। दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला
स्थान चेरापूंजी, यानी कि दूसरे नंबर पर वर्षा वाला स्थान कौन सा है, वो है चेरापूंजी है, जो मेघालय में स्थित है। कहां पर स्थित है, इनकी मेघालय राज्य को क्या कहा जाता है, बादलों का घर। सबसे ज्यादा बारिश जो होती है पूरी दुनिया में और भारत में, वो होती है कहां पर, मेघालय में। यहाँ के दोनों ही गांव में इनमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह है, यानी कि सबसे कम वर्षा जो होती है भारत में वो लेह नामक स्थान पर होती है। लेह क्या है, एक स्थान है वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे लेह किसकी राजधानी है, तो लद्दाख की एक राजधानी है लेह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वोत्तर मानसून, ऑप्शन नंबर डी है व्यापारिक पवने। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवर्ती विक्षोभ है जो भूमध्य सागर से आता है। यह छोटी जेट धारा द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा, यह छोटी जेट धारा द्वारा संचालित होता है। तमिलनाडु और केरल भारत के ऐसे राज्य हैं, क्या हैं, ऐसे राज्य हैं जो सर्दियों की वर्षा प्राप्त करते हैं। रबी फसल की वृद्धि जिसमें महत्वपूर्ण स्थानीय अनाज गेहूं शामिल है, यानी कि जो सर्दी में कौन सी फसल ज्यादा होती है, तो गेहूं इसमें शामिल है। उत्तरी उपमहाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, तो उत्तरी महाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ पर यह निर्भर होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है मध्यमंडल या मेसोस्फीयर की सीमा क्या है। सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 50 से 80 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 50 से 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 10 से 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 0 से 10 किलोमीटर। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी हमसे पूछा गया मध्य मंडल या मेसोस्फीयर की सीमा क्या है, तो इसकी सीमा जो है 50 से 80 किलोमीटर के बीच है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 से 80 किलोमीटर। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, समताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, जबकि समताप मंडल की धरातल से ऊंचाई 50 किलोमीटर है। उसके बाद है मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है फरवरी के आरंभ में, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर के आरंभ में, ऑप्शन नंबर सी है जनवरी के आरंभ में, ऑप्शन नंबर डी है जून के आरंभ में। भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीना में होता है, तो वो होता है जून में। कब होता है, जून में। इसका डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जून के आरंभ में भारत में मानसून का अनुमानित आगमन होता है। भारत में मानसून लगभग जून की शुरुआत में आता है। मानसून की अवधि जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिनों के बीच होती है। मानसून की
जलवायु का मूल कारण भूमि और समुद्र के गर्म होने और ठंडा होने की दर में अंतर है। केरल भारत का पहला राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। यानी कि जो केरल भारत का ऐसा राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। भारत में 75% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, मानसून से होती है। भारत में 75% जो वर्षा होती है या बारिश होती है वो किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। केरल पहला और पंजाब भारत में मानसून प्राप्त करने वाला अंतिम राज्य है। क्या है? ये केरल है, वो तो प्रथम है, लेकिन जो सबसे अंतिम है वो कौन सा है? वो है कौन सा दे रखा है? पंजाब। क्या? पंजाब। पंजाब इसका नाम कैसे पड़ा है? यहाँ पर 5 नदियों का संगम, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी है के एम मुंशी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को इन्होंने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प या प्रस्ताव पेश किया था। संकल्प को या तो प्रस्ताव कह सकते हैं या संकल्प भी कह सकते हैं। 22 जनवरी सन 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था या मान्य कर लिया गया था। कब मान्य किया गया था? तो 22 जनवरी सन 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत की, क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी है के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। यानी कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक के कौन थे? जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। जबकि अन्य प्रमुख समितियां दे रखी हैं जिनके संविधान सभा मतलब संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए है 24 मार्च सन 1946 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त सन 1948 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर सन 1949 को, ऑप्शन नंबर डी है 10 जनवरी सन 1950 को। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमसे पूछा गया है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 26 नवंबर सन 1949 को
भारत का संविधान अपनाया गया था? किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया था। इस तिथि को अंगीकृत भारतीय संविधान में प्रस्ताव 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां वर्णित थी। यानी कि जो भारत का मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है HBR अयंगर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है HC मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी है हुसैन इमाम। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? वो थे HBR अयंगर, यानी ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HBR अयंगर। संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर थे, यानी संविधान सभा के संवैधानिक कानूनी सलाहकार कौन थे? VN राव। कौन थे? VN राव। भारत के संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर VR अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है भारत के संविधान के मुख्य सुलेखक कौन है? यानी कि सुलेखक कौन है? जो भारत का संविधान है उसको किसने लिखा है या सुलेखन किया है? तो इसके कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग वर्ष 1934 में कब की गई थी? वर्ष 1934 में MN राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? MN रॉय के द्वारा की गई थी या ने की थी। उसके बाद है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1946 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखांकन की किस पद्धति में उत्पादन केंद्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीगत करना शामिल? वर्गीकृत हुआ गया यहां पर, यहां वर्गीकृत होगा। क्या होगा? वर्गीकृत। वर्गीकृत करना शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन उपागम, ऑप्शन नंबर बी है व्यय उपागम, ऑप्शन नंबर सी है आय उपागम, ऑप्शन नंबर डी है अवशिष्ट उपागम। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन की किस पद्धति में उत्पादन केंद्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत करना शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? उत्पादन उपागम। क्या हो जाएगा? उत्पादन उपागम। राष्ट्रीय आय किसी निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। क्या होता है? सेवाओं का मूल्य होता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन की आय विधि में उत्पादन केंद्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीगत करना शामिल है। क्या है? वर्गीगत ही होगा यहां पर। क्या हो जाएगा? वर्गीगत ही यहां पर होगा। शामिल है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 विधियां आय विधि, व्यय विधि व मूल्य वर्धित विधि है। मूल्य वर्धित विधि के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक उत्पादक, क्या है? प्रत्येक उत्पादक इकाई का योगदान शामिल होता है। क्या होता है इसमें शामिल? जो मूल्य वर्धित विधि है उसमें क्या है? मूल्य वर्धित विधि में
या के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक उत्पादक इकाई का योगदान शामिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें बताना है जीडीपी के संबंध में ऐसा कौन सा कथन है जो सही है, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जीडीपी का उपयोग मानव विकास को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा देखेंगे जीडीपी का प्राक्कलन करते समय वाह्यताओं को नहीं लिया जाता है। तीसरा कथन है जीडीपी का प्राक्कलन करते समय गृहिणियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल किया जाता है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट हमें, लेकिन पहला और दूसरा इसमें स्टेटमेंट मतलब सही है, लेकिन जो एसएससी मानती है वो इनको बी ऑप्शन को करेक्ट माना है। किसको माना है? दूसरा स्टेटमेंट है उसे इन्होंने सही माना है। यानी कि इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन एसएससी ने माना है वो केवल दो को माना है। किसको? केवल जो दूसरा कथन है उसको सही माना है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, व्याख्या दे रखी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संबंध में प्राक्कलन करते समय तथा गृहिणियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी किसी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। क्या होता है? कुल मौद्रिक मूल्य होता है। यह देश के आर्थिक स्वास्थ्य का एक व्यापक स्कोर कार्ड होता है। यहाँ दे रखा है इसके बारे में, यानी कि मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ एक बात दोनों सही हैं, लेकिन आयोग ने उसका उत्तर क्या बताया है? केवल दूसरा स्टेटमेंट इसको सही बताया, लेकिन यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट इसके ठीक हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि इनमें से कौन सा कथन इसका सही, यानी कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी मतलब शाखा है जिसमें गुर्दे का अध्ययन किया जाता है? किसका? गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है डर्मेटोलॉजी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेफ्रोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है या इससे रिलेट करती है। नेफ्रोलॉजी चिकित्सा विज्ञान में गुर्दे यानी किडनी के अध्ययन को कहते हैं। नेफ्रोलॉजी किसको कहते हैं? तो किडनी के अध्ययन को या गुर्दे के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी में गुर्दे और उनके कार्यों के अध्ययन के साथ साथ गुर्दे की बीमारियों के उपचार से संबंधित है। किससे संबंधित नेफ्रोलॉजी? तो मतलब ये गुर्दे की बीमारी होती है और उपचार से संबंधित ये है, यानी कि अध्ययन करना ही नेफ्रोलॉजी के अंदर नहीं आता है, इसका उपचार और इसकी बीमारी होती है उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें किडनी का इलाज, किडनी का स्वास्थ्य और संरक्षण व किडनी के लिए बेहतर दवाओं से लेकर आहार और किडनी प्रत्यारोपण तक शामिल है। प्रत्यारोपण क्या होता है? यानी कि किडनी जो मतलब किसी की डिसबैलेंस या खराब हो जाती है, उसकी किडनी दूसरी मतलब हमें मतलब ऑपरेशन के थ्रू लगानी होती है। नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई, यानी किडनी की जो होती है वो नेफ्रॉन वो क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविकी का जनक कौन है? यानी कि इनमें से कौन है जो सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं? ऑप्शन नंबर ए है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन नंबर बी है आर मिस्र, ऑप्शन नंबर सी है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ऑप्शन नंबर डी है एस आर कश्यप। यानी कि इनमें से जो करेक्ट आंसर जो हमारा यानी सूक्ष्म जैविकी का जनक वो कौन है? वो सूक्ष्म जैविकी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के रूप में किसको जाना जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इससे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो, यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है, माना जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पौधे की शारीरिक रचना की नींव रखी और पशु के प्रजनन का विस्तार पूर्वक स्टडी या अध्ययन किया। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नीदरलैंड के डेल्फ्ट में पैदा हुए थे। कहां पर पैदा हुए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक? वो नीदरलैंड कंट्री में या मुल्क में पैदा हुए थे या देश में पैदा हुए थे। और कहां पर पैदा हुए थे? तो डेल्फ्ट में। कहां पर? डेल्फ्ट में पैदा हुए थे। एक सूक्ष्मदर्शी और जीव विज्ञानी थे। क्या थे ये? एक सूक्ष्मदर्शी और जीव विज्ञानी थे। इन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना था, यानी कि बैक्टीरिया की खोज वो किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। यानी जीवाणु की खोज किसने की थी? वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही की थी। इन्होंने वर्ष 1676 में सूक्ष्म जीवों के साथ प्रयोग किया था, उनका अवलोकन किया, यानी कि उनका प्रयोग भी किया और उनका अवलोकन भी किया। यहाँ कुछ नोट दे रखा है। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। किसके रूप में जाता है? यानी कि जो सूक्ष्म जैविकी का अध्ययन जो होता है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन आता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है उस्ताद लताफत हुसैन खान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है पटियाला घराने, ऑप्शन नंबर बी है किराना घराने से, ऑप्शन नंबर सी है आगरा घराने से, ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर घराने से। यानी उस्ताद जो लताफत हुसैन खान थे वो कौन से घराने से संबंधित हैं? वो हैं आगरा घराने से। किससे? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आगरा घराने से उस्ताद लताफत हुसैन खान संबंधित थे या इससे संबंध रखते थे। यहां पर दे रखे संगीत घराने और इनका, उसके बाद इधर दे रखे प्रसिद्ध कलाकार, कौन से कलाकार कौन से घराने से संबंधित थे? आगरा घराने से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार दे रखे हैं उस्ताद लताफत हुसैन खान, उसके बाद हैं उस्ताद फयाज खां, उसके बाद हैं विलायत हुसैन खां, उसके बाद मतलब पटियाला घराने से कौन कौन संबंधित हैं? वो हैं बड़े गुलाम अली खां, उसके बाद हैं अमानत अली खां। उसके बाद ग्वालियर घराने से संबंधित कौन कौन है? तो ग्वालियर घराने से संबंधित हैं वासुदेव जोशी हैं, उसके बाद हैं बाबा दीक्षित। कौन है? बाबा दीक्षित। उसके बाद है किराना घराने से संबंधित हैं तो अब्दुल करीम खां हैं, उसके बाद हैं अब्दुल वहीद खां हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है भरतनाट्यम की उत्पत्ति किसकी? भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है? कौन से राज्य में भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं, ये भरतनाट्यम की उत्पत्ति कौन से राज्य से हुई है? तो हुई है वो तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से। इसका सी आप ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट। तमिलनाडु में भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई थी। शास्त्रीय नृत्य दे रखे इधर, उधर दे रखी उनकी उत्पत्ति, यानी कौन से राज्य में कौन से शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति या निर्माण या प्रारंभ हुआ है। यहां दे रखा भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहां हुई है? वो हुई है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। उसके बाद है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति वो आंध्र प्रदेश में हुई है। कहां हुई है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है ओडिसी, ओडिसी की उत्पत्ति हुई है ओडिशा में। कहां हुई है? ओडिशा में। यानी ओडिसी को तो हम ओडिशा से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि ओडिसी और ओडिशा में अंतर ही क्या है। यहाँ पर ओडिशा को तो हमें ये ओडिसी को तो ध्यान रखना है कि ओडिशा इसका राज्य भी और जो शास्त्रीय नृत्य है वो एक ही नाम पर है। उसके बाद है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ से शुरू हुआ है या उत्पत्ति हुई इसकी? तो केरल से। उसके बाद है कथकली। कथकली भी कहाँ से है? केरल से। उसके बाद है कथक। कथक कहाँ से है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखेंगे हम क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है
मणिपुरी, मणिपुर कहाँ से है? मणिपुर से, यानी मणिपुरी और मणिपुर में अभी यही अंतर है, उड़ीसा और ओडिसी में, यानी कि इससे हम रिलेट कर लेंगे, यानी मणिपुरी जो होगा कहाँ से है, वो मणिपुर से। उसके बाद है सत्रिया, सत्रिया कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी उत्पत्ति हुई इसकी, तो असम में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, सभी साथियों को ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, यानी कि हमें ये ध्यान रखना है, तभी हम इनके जरिए क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हमें ये याद नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन बनाने में असमर्थ होंगे। नहीं, मैंने आपके लिए ऐसे सोचता हूं कि एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके इसी में से बन जाएं। इसको नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी वजह से मैं यहां पर इसकी व्याख्या लाता हूं। इसको नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है? तो यहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है पडायनी को, ऑप्शन नंबर बी है मईल अट्टम को, ऑप्शन नंबर सी है कुम्मी को, ऑप्शन नंबर डी है गर्दी को। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि हमसे पूछा गया था दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। किसको कहा जाता है? तो मईल अट्टम को मयूर नृत्य के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। मईल अट्टम को केरल तथा तमिलनाडु का एक लोक नृत्य माना जाता है, कहा जाता है। यह नृत्य थाई पोंगल के फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? यह नृत्य थाई पोंगल के फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक मोर पंख पहनकर मोर की तरह स्वांग करते हैं, इसलिए इसे मयूर नृत्य कहा जाता है। नहीं, मोर का पर्यायवाची क्या होता है? मयूर होता है, इसलिए इसे मयूर नृत्य भी कहा जाने लगा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राई को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश यानी एमपी, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी मध्य प्रदेश से। राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राई को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? वो है मध्य प्रदेश एमपी से संबंधित है। राई नृत्य बुंदेलखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य है। यह नृत्य शौर्य और श्रृंगार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शौर्य और श्रृंगार को यह नृत्य दर्शाता है। मध्य प्रदेश के सागर क्या है? मध्य प्रदेश के सागर जिले के राम सहाय पांडे को राई नृत्य को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित या संबोधित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं? ऑप्शन नंबर ए है ओडिसी और कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी है कथकली और ओडिसी, ऑप्शन नंबर सी है भरतनाट्यम और ओडिसी, ऑप्शन नंबर सी है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं? वो हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। किससे? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की एक कुशल नर्तकी है। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना है। वह दिवंगत नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई और अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी है। किसकी बेटी है ये? वह दिवंगत नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई और अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी है। किसकी बेटी? विक्रम साराभाई की बेटी है। मल्लिका ने पीटर ब्रूक के नाटक महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाई है। किसकी भूमिका निभाई थी इन्होंने? मल्लिका साराभाई ने तो
पीटर ब्रूक के नाटक में महाभारत में जो महाभारत का जो शीर्षक या जो एक वो हुआ था, तो उसमें किसकी भूमिका निभाई इन्होंने? द्रौपदी की भूमिका निभाई है। इन्हें वर्ष 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म भूषण से इन्हें 2010 में सम्मानित किया गया था। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में अपना रिस्पॉन्स जरूर देना है। यहाँ लिखा हुआ है कमेंट योर रिस्पॉन्स, यानी कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।